हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल डीएलएड क्लासेस में। तो चलिए, ये हमारा मैथ का प्रैक्टिस सेशन 8वां है। अगर आप पिछले सेशन नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। और हाँ, अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। बिना देरी किए हम लोग आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा मैथ का प्रैक्टिस सेशन 8वां है। मैथ का जो ये है प्रैक्टिस सेट हमारा जो है ये 8वां है, ठीक। तो चलिए, आपको पता है, अगर आपको खुद से करना है तो वीडियो को पॉज करेंगे और खुद से करने की कोशिश करेंगे, नहीं तो हम आपको बताते हैं। चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। यदि एक समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं की लंबाई क्रमशः 15 और 22 है, तदनुसार उस त्रिभुज का परिमाप कितना हो सकता है। आपको बताना है। क्वेश्चन दिया हुआ है, एक आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है, उसका दो आपका साइड दिया हुआ है, तो उसका परिमाप निम्नलिखित में से कौन कौन हो सकता है। चलिए, हमारा जो कंडीशन दिया हुआ है, क्या हुआ है कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, हमारी दो भुजाएं आपस में बराबर होती है, ठीक। तो हमारा दो साइड है, क्या है, एक दिया है, मान लीजिए एक का लंबाई दिया हुआ है 15 है और दूसरी का लंबाई दिया हुआ है हमारा 22। तो इसमें दो कंडीशन हो सकता है, या तो 15 का एक दो साइड बराबर हो, या फिर 22 का एक साइड बराबर हो, ठीक। और 22 का एक साइड बराबर होगा तो तीसरा ये हो जाएगा, और 15 का दो साइड बराबर होगा तो तीसरा साइड हमारा ये हो जाएगा। तो मान लीजिए कि इस 1 में है, मान लीजिए 15 ये 15 है, तो आइसोसेलेस है, तो दो भुजाएं तो बराबर ही होंगी, तो इसको भी मान लेते हैं ये 15 होना ही है। तो ये हमारा तीसरा 22 यूनिट, कोई भी नहीं दिया है तो सेंटीमीटर या कुछ भी कोई सा भी यूनिट मान सकते हैं। तो केस ये हो जाएगा। तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा हमारा, इसका हो जाएगा हमारा, इसका फर्स्ट केस में हो जाएगा, तो पेरीमीटर हो जाएगा 15 15 30 22 हमारा 52। एक पेरीमीटर हमारा ये हो जाएगा। और दूसरा केस क्या बनता है कि अगर हम दूसरा जो हमारा 22 जो सेंटीमीटर है, या कोई भी यूनिट ले सकते हैं, इसको हम दोनों बराबर कर देते हैं। तो आइसोसेलेस में ये और ये दोनों बराबर हो जाएगा, तो हमारा ये 22 और ये 22 ये केस हो जाएगा। तो तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा हमारा 15। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हमारा पेरीमीटर, इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा हमारा, तीनों को जोड़ देंगे, 22 22 44 और 15 कितना हो जाएगा 59। यानी कि हमारा जो पेरीमीटर हो सकता है 52 हो सकता है या 59, यानी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो परिमाप हो सकता है हमारा 52 यूनिट या 59 यूनिट। चलिए, आपको समझ नहीं आई होगी तो वीडियो को पीछे करके आप दोबारा देख सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। एक अर्धवृत्ताकार खिड़की का व्यास यानी डायमीटर आपका दिया हुआ है, तदनुसार उसका परिमाप आपका, इसका पेरीमीटर आपको ज्ञात करना है, जिसमें आपको पाई का वैल्यू जो है 22/7 लेना है। तो चलिए, खुद से करना है तो आप खुद से कर सकते हैं, नहीं तो हम आपको यहाँ पे सॉल्व करके बताते हैं। देखिए, ये मान लीजिए ये आपका ये जो है सेमी सर्कल में इसका आपका जो है खिड़की दिया हुआ है, जिसका आपका जो डायमीटर है ये 63 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक। तो आपको पता है कि सरकमफ्रेंस यानी परिधि, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2πr होता है। तो ये सेमी सर्कल है, अर्धवृत्ताकार है, तो इसका हम हाफ कर देंगे, यानी हमारा सरकमफ्रेंस भी हाफ हो जाएगा, या 2 से 2 कट जाएगा, यानी सेमी सर्कल का पेरीमीटर, ये सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगा, πr हो जाएगा। तो पाई का वैल्यू हमको कितना लेना है, 22/7 लेना है, और ये डायमीटर 63 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो हमारा रेडियस कितना हो जाएगा, बाई 2 कर देंगे। इसका हाफ r इजिकल टू क्या होता है, d/2 हो जाता है, यानी डायमीटर का हमारा हाफ हो जाएगा, यानी 63/2 हो जाएगा। तो ये 7 9 63 हो जाएगा, और 2 से ये 11, यानी 11 9 99। ये क्या हुआ सेंटीमीटर, ये सिर्फ इसकी लंबाई हुई, ये सेमी सर्कल की सिर्फ इतनी दूर की लंबाई हुई। और पेरीमीटर में क्या होता है, पूरा आउटर साइड का हम माप लेते हैं ना, तो इसमें ये 63D जुट जाएगा, ये हमारा डायमीटर इसमें जोड़ देंगे, तब तो हमारा पूरा आउटर एरिया का हमारा माप निकलेगा। तो इसमें हम जोड़ देंगे कितना, 63 सेंटीमीटर, यानी टोटल हमारा पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 9 3 12 9 6 15 और 1 16,
यानी हमारा 162 सेंटीमीटर जो हो जाएगा ये हमारा ये सेमी सर्कल आकार वाले खिड़की का हमारा पेरीमीटर हो जाएगा। यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए बिना देरी किए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 12 मीटर लंबे 8 मीटर चौड़े तथा 9 मीटर ऊंचे किसी कमरे में रखने योग्य सबसे लंबे खंभे की लंबाई कितनी हो सकती है। तो चलिए अगर आपने पढ़ा होगा मेंसुरेशन तो आपको पता होगा। मान लीजिए ये आपका एक कमरा हुआ है, ठीक, ये कमरा हुआ है जिसका लंबाई चौड़ाई आपका डायमेंशन दिया हुआ है। तो इस पे जो सबसे लंबी कोई भी रड या कोई भी रखी जा सकती है वो क्या होगी, इसकी ये डायगोनल होगी, इसकी ये डायगोनल होगी। डायगोनल के बराबर में सबसे लंबी किसी खंभे या को रख सकते हैं, ठीक। तो हमारा इसका फॉर्मूला क्या होता है, जहाँ पे 3 डायमेंशन है, लंबाई चौड़ाई, लंबाई दिया हुआ है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ है। तो मैक्सिमम लेंथ की रखने के लिए हमारा क्या फॉर्मूला होता है, ये L इजिकल टू क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ मैक्सिमम हाइट किसी भी चीज़ का रखने के लिए क्या होता है हमारा, अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। यानी कि इसका डायमीटर क्या हो जाएगा हमारा, डायगोनल क्या हो जाएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट आपको निकालना है, 12 का स्क्वायर कर देना है, लंबाई का 144 हो जाएगा और 8 का करेंगे तो हमारा 64 हो जाएगा और 9 का करेंगे तो हमारा 81 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 4 4 8 1 9 और 814 4 18 और 1 का 1 यानी 289 और 289 का अंडर स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 17 मीटर हो जाएगा। 17 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा ये 289 यानी कि मैक्सिमम लेंथ का खंभा हम उस कमरे में रख सकते हैं, उसका लंबाई कितना हो जाएगा हमारा 17 मीटर हो जाएगा। कुछ नहीं करना है आपको, ये फार्मूला है डायरेक्ट, किसी भी कमरे में मैक्सिमम लेंथ की खंभा रखने के लिए उसका डायगोनल होता है और डायगोनल का जब आपका 3 डायमेंशन दिया रहता है LBH तो रूट अंडर ये हो जाएगा। मान लीजिए अगर 2 डायमेंशन रहता है, अगर मान लीजिए आयत रहता उसमें लेंथ और ब्रेथ दिया रहता है तो मैक्सिमम हमारा क्या होता है, मैक्सिमम लेंथ हमारा डायगोनल होता है और इसका लेंथ, इसके लेंथ के लिए हम सिर्फ इसका डायगोनल निकाल लेते तो हमारा ये 2D है तो इसमें 2 ही डायमेंशन होएगा, लेंथ होएगा और ब्रेथ हो जाएगा तो L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बस ये हो जाता है। बस 3D है तो आपको H को भी आपको ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे। तो हमारा मैक्सिमम लेंथ खंबे की क्या हो जाएगा, ये 17 मीटर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। चलिए तब तक आपको अगर खुद से करना है तो वीडियो को पॉज करेंगे और खुद से करने की कोशिश करेंगे, नहीं तो हम आपको बताते हैं। चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 24% की छूट दी जाती है और उसके बाद वह वस्तु 342 में बेच दी जाती है, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक दिया हुआ है, यहाँ पे बेच दी होनी चाहिए, बेच दी जाती है, तदनुसार उस वस्तु का अंकित मूल्य यानी कि आपका मार्क प्राइस आपको बताना है। चलिए आपको मैंने पिछले प्रैक्टिस सेट में बता रखा है कि जितने भी परसेंटेज या प्रॉफिट लॉस वाले क्वेश्चन है वहाँ पे XYZ के बदले आप 100 रखने की कोशिश करेंगे। चलिए हम आपको बताते हैं सबसे इजी वे में। क्वेश्चन नंबर 45 है। मान लेते हैं हमारा जो मार्क प्राइस है यानी अंकित मूल्य है वो 100 रुपया का है, ठीक। तो 24% की छूट होने के बाद ये कितने पे बेचेगी, हमारा SP जो है सेलिंग प्राइस कितना होएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा 24 कटा देंगे यानी 76 में बेचाएगा और ये 76 यूनिट का ही हमारा वैल्यू कितना दिया हुआ है 342 रुपया दिया हुआ है। तो आपको अंकित मूल्य यानी 100 यूनिट का वैल्यू निकालना है आपका। तो 1 यूनिट का हमारा क्या हो जाएगा, यानी 100 यूनिट का हमारा क्या हो जाएगा, ये 342 बाई ये 76 1 यूनिट का हो गया और ये 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ये 100 यूनिट का हो गया, ठीक। तो चलिए इसको हम ये करते हैं, सिंप्लीफाई कर देते हैं। 19 चौका 76 और 25 ये हो जाएगा 25 चौका 100, 19 से कम 19 और 19 8 152 हो जाएगा। यानी अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 18 में 25 से गुना करेंगे तो 25 8 200 और 25 एकम 25 और 20 क्या हो जाएगा हमारा 45 हो जाएगा। यानी
हमारा जो मार्क प्राइस आएगा, अंकित मूल्य होएगा, वो कितना हो जाएगा, 450 रुपये होएगा। क्या करना है आपको, मार्क प्राइस 100 यूनिट ले लेना है, 24% का डिस्काउंट देंगे, तो 100 का 24% अगर निकालेंगे तो हमारा 24 ही होएगा, तो यानी 100 में से हम 24 घटा लेंगे तो हमारा क्या है, यानी 76 SP होएगा। 76 रुपया में बेचेगा 24% लॉस के छूट देने पे, डिस्काउंट देने पे, और SP 76 का ही वैल्यू हमारा क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है, 342 रुपया दिया हुआ है। तो 76 यूनिट का वैल्यू हमारा 342 है, तो 100 यूनिट का वैल्यू निकालना है, चूँकि हम जो मार्क प्राइस है वो 100 यूनिट रखे हुए हैं। चलिए सिमिलरली आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए, ये आपका रेशियो से है। अगर आपको खुद से करना है तो वीडियो को पॉज करेंगे और खुद से करने की कोशिश करेंगे। चलिए क्वेश्चन कह रहा है, दो अभ्यर्थी P और Q के अंक 2:5 के अनुपात में हैं। यदि P का अंक 120 है तो Q का अंक आपको बताना है। चलिए बेहद आसान क्वेश्चन है, बिना समय गंवाए हुए हम आपको बताते हैं। P और Q का रेशियो दिया हुआ है, आपका क्या दिया हुआ है, 2:5, ठीक। और क्या है, यदि P का अंक 120 है, यानी ये दो का वैल्यू कितना दिया हुआ है हमारा, 120, कितना गुना है, यानी 60 गुना है। 1 मिनट, ये 80 गुना है, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, 120 है। सॉरी, ये हमारा जो मार्क्स दिया हुआ है, दो P का मार्क्स कितना हुआ है, 120 दिया हुआ है, तो ये कितने गुना है, 60 गुना है। तो यानी Q का भी हमारा मार्क्स कितना हो जाएगा, 60 गुना हो जाएगा, यानी 6×5 यानी 300 मार्क्स हो जाएगा। यानी Q का मार्क्स कितना हो जाएगा हमारा, ऑप्शन C 300 मार्क्स हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 47। दो कारों की गति का अनुपात आपको दिया हुआ है, 5:4 है। तदनुसार समान दूरी तक जाने में लगने वाले उनके समय का अनुपात क्या होएगा। चलिए आपको इसको आप डायरेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज चूँकि आपका ये जो डिस्टेंस है, आपका डिस्टेंस ये हमारा कांस्टेंट है, तो स्पीड और टाइम का रिलेशन क्या होता है, एक दूसरे के इन्वर्स हो जाता है। यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हम डायरेक्ट हम यहीं से कर सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा 4:5 हो जाएगा। कैसे होएगा, चलिए हम आपको समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, डिस्टेंस इजिकल टू क्या होता है, डिस्टेंस इजिकल टू होता है हमारा स्पीड इंटू टाइम होता है। और यहाँ पे D को कांस्टेंट वैल्यू कर दिया गया है, ठीक, कांस्टेंट वैल्यू कर दिया गया है। तो क्या हो जाएगा हमारा, स्पीड और टाइम का रिलेशन क्या हो जाएगा, स्पीड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। क्यों, तो डिस्टेंस हमारा कांस्टेंट है, तो मान लीजिए अगर हम स्पीड को बढ़ाते हैं तो हमको टाइम को कम करना पड़ेगा। अगर स्पीड को बढ़ाते हैं तो टाइम को कम करना पड़ेगा, तभी तो ये दोनों का जो प्रोडक्ट हमारा है कांस्टेंट समान वैल्यू आएगा। नहीं तो अगर स्पीड बढ़ाते हैं और टाइम भी बढ़ाते हैं तो ये कांस्टेंट वैल्यू नहीं आएगा, ये दूसरा वैल्यू हो जाएगा, जो कि हमारा कंडीशन जो दिया हुआ है वो गलत हो जाएगा। यानी कि जब हमारा डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाता है तो स्पीड और टाइम का रिलेशन क्या हो जाता है, एक दूसरे के इन्वर्स हो जाता है। या फिर मान लेते हैं आपका स्पीड का रेशियो दिया हुआ है, H1 H2 का हमारा रेशियो क्या दिया हुआ है, 5:4, ठीक। तो अगर आपको टाइम का ये करना है, अगर आपको प्रैक्टिकली करके देखना है, तो मान लीजिए आपको डिस्टेंस कोई कांस्टेंट ले लेते हैं, ये दोनों का एलसीएम ही ले लेते हैं। तो मान लीजिए डिस्टेंस है वो किसी दूरी है जो वो मान लेते हैं 20 किलोमीटर ले लेते हैं, ठीक। तो स्पीड इसका और इसका, तो टाइम क्या हो जाएगा, H1 हमारा T1 क्या हो जाएगा, डिस्टेंस में हम स्पीड से गुना डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 5×4 हो जाएगा। और T2 और टाइम निकालेंगे तो हमारा डिस्टेंस टू कांस्टेंट है, तो 20 में हम 4 से डिवाइड करेंगे हमारा T2 निकालने के लिए, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 5। तो क्या हो जाएगा, T1 रेशियो में हमारा T2 जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, 4:5। यानी कि हमारा जो स्पीड H1 और H2 का जो हमारा रेशियो है 5:4 है, हमारा टाइम का उसके जस्ट अपोजिट आ गया 4:5। तो आपको इतना करना नहीं है, डायरेक्ट जहाँ पे भी डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो हमारा जो स्पीड और टाइम का जो रिलेशन होता है वो एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। चलिए आपको आशा करते हैं ये समझ आ गया होगा कंसेप्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि 20 प्रेक्षणों यानी 20 ऑब्जर्वेशन का X1 X2 और X20 तक का औसत आपका जो दिया हुआ है
वाई दिया हुआ है, ठीक। 20 ऑब्जर्वेशन का आपका जो एवरेज दिया हुआ है वाई दिया हुआ है। तो सारे ऑब्जर्वेशन में से x1 -101, x2 -101 और इतना का आपका औसत कितना होगा आपको बताना है। तो चलिए मैंने ये कितना भी होता है जो भी हमारा ऑब्जर्वेशन होता है, चलिए हम आपको यहाँ पे समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है। हमारा ऑब्जर्वेशन क्या दिया हुआ है, हमारा ऑब्जर्वेशन x1 से लेके x20 का हमारा जो ये औसत एवरेज दिया हुआ है हमारा y दिया हुआ है, ठीक। और सारे ऑब्जर्वेशन में से हम अगर x1 में से 101 घटाते हैं, सिमिलरली x20 में से हमारा 101 घटाते हैं, तो इसका एवरेज क्या होएगा। देखिए जो क्रिया आपके ऑब्जर्वेशन पे होगी वही क्रिया हमारे एवरेज पे भी हो जाता है, डायरेक्ट हमारा उसका फल इस पे आ जाता है। यानी कि हम सारे ऑब्जर्वेशन में से हम 101 घटा रहे हैं तो हमारा एवरेज भी क्या हो जाएगा, वाई भी हमारा क्या हो जाएगा, 101 कम हो जाएगा। ये मैंने पहले भी आपको प्रैक्टिस सेट में ऐसा क्वेश्चन बता रखा था। वहाँ पे क्या हो रहा था हमारा ऑब्जर्वेशन में x1 में क्या a से डिवाइड हो जा रहा था, तो डिवाइड भी अगर मान लीजिए अगर सारे ऑब्जर्वेशन में x2 में हमारा a से डिवाइड कर देते हैं x20 तक, तो हमारा क्या हो जाता, तो हमारा एवरेज क्या निकल के आता है y बाई ये हमारा एवरेज भी a से डिवाइड हो जाता है। तो सिमिलरली यहाँ पे घटाया गया है 101, हमारा एवरेज भी एवरेज में से 101 घट जाएगा, यानी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। चलिए अगर आपको खुद से करना है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं हमारा। 27 संख्याओं का औसत आपका 60 है। यदि एक संख्या बदलकर 28 की बजाय 82 कर दी जाए तो औसत कितना हो जाएगा। चलिए आपको सबसे पहले हम आपको बेसिक से बताते हैं, फिर उसका जो वो बेसिक का यूज करके ही आप डायरेक्ट स्टेप से बचकर डायरेक्ट कैसे बना सकते हैं आपको वो बताते हैं। चलिए बेसिक से क्या करेंगे आप, 49 है तो 27 हमारा नंबर है, ठीक। 27 नंबर दिया हुआ है जिसका एवरेज क्या दिया हुआ है 60 दिया हुआ है। तो दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे, टोटल नंबरों का प्रोडक्ट निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये गुना कर देंगे 60 × 27 जो कि हो जाएगा 0 6 7 42 6 2 12 और 4 16, यानी 1620 हो जाएगा। 27 नंबर का हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा। और एक संख्या जो 28 है, 28 की जगह आपको 82 कर देना है। तो दोनों का डिफरेंस मान लीजिए इसमें से 28 घटा देंगे, 28 घटा देंगे और उसके जगह पे हमारा ये 82 कर देंगे। तो ये दोनों का डिफरेंस ही हमारा इसमें क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यानी 1620 पे ये कितना बढ़ जाएगा हमारा, इसको घटा देंगे इसमें तो 8 हो जाएगा। ये 8 नहीं होगा, इसको घटाएंगे तो हमारा ये 28 घटा के और हमको 82 जोड़ देना है। तो दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा हमारा, 1620 में हमारा हो जाएगा 54 हो जाएगा। 54 जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 4 7 और 1600 ये 74 हो जाएगा। फिर हमारा नंबर तो 27 ही रहा, तो फिर एवरेज निकालने के लिए हम 27 से डिवाइड करेंगे तो हमारा ये निकल के आ जाएगा 62 आ जाएगा। डिवाइड करेंगे तो हमारा 62 एवरेज, यानी हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। बट आपको इतना स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको क्या जो नंबर चेंज हो रहा है उसमें डिफरेंस क्या आ रहा है उस पर देखना है। मान लीजिए 27 नंबर है, ठीक, टोटल नंबर 27 नंबर है, ठीक। और एवरेज दिया हुआ है हमारा, एवरेज हमारा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, एवरेज जो दिया हुआ है आपका वो 60 दिया हुआ है, ठीक, 60 दिया हुआ है। तो 28 की जगह पे 82 आ रहा है, तो संख्या बढ़ रहा है, तो जाहिर सी बात है जो एवरेज होगी वो 60 से बढ़ जाएगी। तो 60 से बढ़ जाएगी तो हमारा 60 से जितना भी एवरेज कम है वाला ऑप्शन नहीं होगा, हमारा बी भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, बच गया आपका सी और डी। सी और डी में करने के लिए आपका कितना, ये दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, कितना ज़्यादा आ रहा है, तो 28 की जगह 82 कर दिया गया है। तो 28 जो है ये 54 यानी 54 ज़्यादा आ जा रहा है,
यानी 54 ज़्यादा नंबर ऐड हो रहा है, तो ये 54 फिर ये कितनी संख्या है, ये 27, ये दोनों में बट जाएगी, ये टोटल में बट जाएगी, यानी 27 से हम डिवाइड कर देंगे, सब पे असर पड़ेगा ना, ये जो भी संख्या बढ़ रही है, तो 27 दूना 54, यानी हमारा एवरेज डायरेक्ट कितना निकल के 2 स्टेप में 60 + 2 हमारा क्या हो जाएगा, एवरेज हमारा ये 62 हो जाएगा। तो आप ये सारा स्टेप से बचकर डायरेक्ट क्या करना है आपको, जो संख्या दी हुई है उसमें कितना अंतर आ रहा है उसको हम टोटल नंबर से डिवाइड करके हम उसमें ऐड कर देंगे। अगर कम हुआ रहता तो हमारा ये एवरेज भी कम हो जाता, तो आप वैसे करके बना सकते थे। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, अगर आपको खुद से करना है तो वीडियो को पॉज करेंगे और खुद से करने की कोशिश करेंगे, नहीं तो हम आपको बताते हैं। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि एक दूधिये ने 70 लीटर दूध 630 में खरीदा और उसमें 5 लीटर पानी मिला दिया, तत्पश्चात यदि यह उसे 9 रुपये प्रति लीटर की दर से बेचे तो उसे कितना प्रतिशत लाभ होएगा। ठीक, चलिए तो आपका टोटल क्वांटिटी कितना हो जा रहा है, पहले था इनिशियल क्वांटिटी, चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारा 50 है, पहले था 70 लीटर था इनिशियल क्वांटिटी आपका, इनिशियल क्वांटिटी कितना है आपका, इनिशियल क्वांटिटी आपका है 70 लीटर है। ठीक, और बाद में पानी मिला देगा तो फाइनल क्वांटिटी कितना हो जाएगा हमारा, फाइनल क्वांटिटी हो जाएगा 70 में जब 5 लीटर पानी मिला देगा तो हमारा टोटल दूध हो जाएगा हमारा 75 लीटर। ठीक, 75 लीटर हो जाएगा, तो 75 लीटर को कितना 9 रुपये के प्रति से बेच रहा है, इसका रेट कितना कर दिया है, तो 75 में हम आपका जो सेलिंग प्राइस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 75 लीटर का, 75 × 9 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9 × 5 = 45, 9 × 3 = 4 67 हो जाएगा हमारा 675। तो खरीदा कितना में हमारा, खरीदा कितना है 630 रुपये में और बेच कितना रहा है 675 रुपये में, तो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। तो प्रॉफिट हम कितना का हो जाएगा हमारा 630, इसमें से हम माइनस कर देंगे, यानी 5 और 4 45 रुपये का, क्योंकि पानी का यहाँ पे कोई कॉस्ट दिया नहीं होगा तो पानी का हम इसको फ्री में लेके चलेंगे, तो हमारा प्रॉफिट कितना का हो रहा है 45 का। तो 45 का परसेंटेज निकालने के लिए × 100, और हमारा बेस में क्या हो जाएगा, हमारा कॉस्ट प्राइस रहेगा, क्रय मूल्य रहेगा 663, तो क्या हो जाएगा ये इससे कट जाएगा, तो 9 × 7 = 63, 9 × 5 = 45, यानी ये हो जाएगा 50/7, यानी 7 × 7 = 49, और ये 7.1/7% हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए बेहद ईजी सा, आज के लिए बस इतना ही, और सेशन आपको पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।